सेक्शन 29 इसकी बात सुनी और वो कह रहा करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। कल हमने कहा था कि अगर करार अनिश्चितता है करार में तभी शून्य है। अनिश्चितता है मीनिंग देयर बाय कुछ भी कर लें करार निश्चित नहीं हो पा रहा है, तभी ये कहा जा सकता है कि अनिश्चितता है। अदरवाइज अनिश्चितता है लेकिन निश्चित किया जा सकता है तो आप कर लीजिए। और संविदा विधि की नीति वो तो यही है कि संविधाओं का पालन हो तत्काल, ताकि पक्षकारों का विश्वास इस बात पर जमे कि अगर संविधाएं की जाएंगी तो पालित होंगी। इसलिए करार अनिश्चितता के कारण केवल तभी शून्य होगा जबकि निश्चित किए जा सकने योग्य नहीं है, अन्यथा की स्थिति में उसके शून्य होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। कल बात हुई थी। हाँ, ये ठीक है कि करार है और अनिश्चित भी है तभी शून्य है, करार ही नहीं तो भी शून्य नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन आपकी किताबों में उदाहरण दिया एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से संविदा की, ये तो कहना ठीक नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास भूमि थी, यानी वो कॉलोनाइजर था या यूं कहें वो भूमि का स्वामी था जिस पर कॉलोनी विकसित करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। एक निर्माण करने वाला ठेकेदार जो कॉलोनी में भवनों का निर्माण करता है वो ठेका लेता है उसका मकान, तो उसने इस भूस्वामी से इस बात की संविदा की कि हम आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवा देंगे जो कॉलोनी विकसित करने में जो पैसे लगेंगे वो लगा देंगे, और इसके एवज में हमारी शर्त यह है कि आप कॉलोनी बनाने का ठेका हमें देंगे। ठीक है, कॉलोनी बनाने का ठेका आप हमें देंगे और कॉलोनी बनाने का जो हम ठेका लेंगे उसके लिए आवश्यक संविदा, ठीक है ना, वो बाद में कर ली जाएगी। ये बातचीत तय हुई और दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए। उसने इस भूस्वामी को उन लोगों के नाम बता दिए जो इसकी भूमि पर कॉलोनी बनाने में पैसा लगाएंगे। इस भूस्वामी ने उनसे बात की और दोनों की बात तय हो गई, और इस ठेकेदार ने जिन लोगों की बाबत बताया था उन्हीं के द्वारा पैसा लगाने के आधार पर भूस्वामी की भूमि में कॉलोनी का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन इस ठेकेदार को निर्माण का ठेका नहीं मिला। ये ठेकेदार मुकदमा लाया है, इसने भूस्वामी पर संविदा भंग का आरोप लगाया है। इसका कहना यह है कि हमारे और इनके बीच संविदा हुई थी और यह तय हुआ था कि संविदा की अन्य शर्तें बाद में तय कर ली जाएंगी, और हम जिन लोगों के नाम बताएंगे वे लोग आपकी कॉलोनी निर्माण के व्यवसाय में पैसा लगाकर मदद करेंगे। मदद करने का मतलब आप उनसे अपना पृथक संविदा करिएगा, लेकिन मदद तो है ही है। हमने अपना वचन पूरा कर दिया, हमने इन्हें नाम बताया और उन्हीं लोगों ने पैसा लगाया
और इन्होंने कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया और ये कॉलोनी के निर्माण का व्यापार कर भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि करार में तो दोनों तरफ से वचन होते हैं, और वो दोनों तरफ से वचन कैसे होते हैं? एक दूसरे के लिए प्रतिफल। ठीक है ना, ऐसे होते हैं। तो हमने जो वचन दिया वो तो इनके लिए प्रतिफल था, पूरा भी हो गया। इनकी ओर से जो वचन आना था, जो मेरे लिए प्रतिफल हो सकता था, उसका पालन इन्होंने नहीं किया। अतएव इनके विरुद्ध संविदा भंग का मेरा आरोप सिद्ध होता है और इन्हें प्रतिकर देने के लिए कहा जाए, ऐसा इस ठेकेदार का कहना है। भूस्वामी इसकी ओर से ये वचन, ये कहा गया है कि करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, क्योंकि यह तय हुआ कि करार की अन्य शर्तें बाद में तय कर ली जाएंगी, और विकल्प में ये बात भी भूस्वामी की ओर से कही गई कि करार तो हुआ ही नहीं था। करार के संबंध में एक प्राइमरी वार्ता हुई थी कि करार बाद में किया जाएगा। ठीक है, हम आपको भूस्वामियों के नाम बताएंगे, यदि वो पैसा लगाएंगे तब हम निर्माण का ठेका इन्हें देंगे, और निर्माण के ठेके के लिए आवश्यक संविदा बाद में की जाएगी। तो जो कुछ हुआ उसके बारे में, जो कुछ हमारे इनके बीच हुआ उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम लोगों ने भविष्य में करार करने के लिए करार किया, ये कहा। ठीक है ना, इनफैक्ट इस सारी बातचीत के संव्यवहार को क्या माना जा सकता है कि ये करार करने के लिए करार है, क्योंकि इसमें करार की कोई बात तय नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा गया कि कुछ लोगों के नाम बताएंगे, यदि उनसे आपकी संविदा हो गई, हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। भाई इन्होंने जिन लोगों के नाम बताए पैसा लगाने के लिए, उनसे इस भूस्वामी की संविदा हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। और जब संविदा दो पक्षकारों में होती है तब तो स्थिति यह होती कि दोनों ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया। अगर इनके द्वारा बताए गए लोग पैसा न लगाने का निर्णय करते तो हमारे इनके बीच भी कोई संविदा असंभव थी। ठीक है, तब तो ये बड़े आसानी से कहकर निकल जाते कि भाई हम लोगों के बीच संविदा जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने पैसा लगाया नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हर स्थिति में लाभ में रहे? वो लोग पैसा लगा दें तो इन्हें निर्माण का ठेका मिलना चाहिए, अब वो लोग पैसा ना लगाए तो इनका कोई दायित्व ही नहीं। ठीक है ना, तब तो इनसे कोई मतलब ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो ये स्थिति तो संविदा में होती नहीं। इसका मतलब हमारे इनके बीच जो कुछ हुआ वो भविष्य में करार करने का करार था, और अनिश्चित भी था। जब भविष्य में करार करने का करार है तो करार तो भविष्य में होगा, और जो कुछ भविष्य में है वो सब कुछ अनिश्चित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अनिश्चितता के कारण करार शून्य होता है, ये बात सही है। लेकिन करार तो हो, यहां तो करार भी नहीं है, यहां तो सिर्फ अनिश्चितता अनिश्चितता ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहां कुछ है? ये कहते हैं कि हम जिनके नाम बताएंगे, यदि वो पैसा लगा दें तो निर्माण का ठेका हमें मिलना चाहिए। ये तो एक प्रस्ताव है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और प्रस्ताव भी आधा अधूरा,
क्योंकि प्रस्ताव में हम अपनी ओर से कुछ करने या करने से विरत रहने का वचन देते हैं। इन्होंने अपनी ओर से क्या करने का वचन दिया है? अपनी ओर से किस बात से विरत रहने का वचन दिया है? जो कुछ करना है दूसरों को करना है। इनके द्वारा बताए गए लोग पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे तय नहीं। भाई प्रस्थापना कब होती है? सब कुछ लिखत पढ़त में है ना। प्रस्थापना की डेफिनेशन क्या है? जबकि एक व्यक्ति कुछ करने या न करने की अपनी रजामंदी है, दूसरे को इस आशय से संसूचित करता है कि दूसरा उस कार्य या कार्यविरति के प्रति अपनी अनुमति दे दे, तो प्रस्थापना की गई ऐसा कहा जाता है। इन्होंने अपनी कार्यविरति की कौन सी रजामंदी हमें संसूचित की? वो तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनफैक्ट इन्हें तो कोई काम करना ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने पैसा लगा दिया तो ये प्रस्थापना कहां है? ये तो पंद्यम के तौर का, अगर अगली धारा की बात करें, ठीक है, उसके जैसी कुछ बात हो जाती है। और पंद्यम के तौर की बात होती है नहीं होती इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल ये कुछ भी हो, लेकिन ये विधिक प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं है। और जो विधिक प्रस्ताव ही नहीं है तो प्रतिग्रहण किसका हो गया? और जो प्रतिग्रहण ही नहीं हुआ तो हम वचन ग्रहीता कैसे हुए? और जब वचन ग्रहीता ही हम नहीं तो आगे की बात कैसे होगी? प्रस्थापना तो पहली चीज है विच इज नीडेड टू मेक ए कॉन्टेक्ट, वो तो हुआ ही नहीं, तो कुछ भी तो नहीं हुआ। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। करार होना तो चाहिए, यदि करार ही नहीं है, सिर्फ अनिश्चितता ही है, तो शून्य होने का या 29 का सवाल ही कहां? इसलिए इस पर्टिकुलर मामले में न्यायालय ने कहा कि कोई करार ही नहीं है। पहले करार तो हो तब हम ये देखें कि अनिश्चितता है भी या नहीं है। लेकिन जब करार ही नहीं तो अनिश्चितता, इसका कोई प्रश्न ही नहीं। अब कई बार करार होता है लेकिन कुछ बातें तय हो गई और कुछ तय नहीं हुई, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो अगर कुछ बातें छूट गई हैं, तय नहीं की गई, क्या तब संविदा जो पक्षकारों के बीच अस्तित्व में आई है अनिश्चित मान ली जाए? क्योंकि कुछ तो छूट गई, भाई कुछ बातें तय हुई, कुछ छूट गई, पक्षकारों ने तय कर दिया कि हम अमुक वस्तु बेचेंगे, अमुक वस्तु खरीदेंगे, लेकिन अमुक वस्तु का क्रेता यानी जो खरीदेगा वो उस वस्तु को विक्रेता के घर से अपने घर तक कैसे लाएगा, यानी जैसे लाएगा उसका खर्च कौन देगा? माल की ढुलाई जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, माल की ढुलाई ये कौन देगा? और माल को सुरक्षित विक्रेता के स्थान से क्रेता के स्थान तक लाने में जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा उसे तय करने का हक किसका होगा? अर्थात एक लाइन में बोले तो माल को सुरक्षित विक्रेता के स्थान से क्रेता के स्थान तक लाना और भेजना ये किसकी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि हर वक्त हर बार ये क्रेता की ही नहीं हो सकती, अलग अलग माल हैं और अलग अलग उन्हें
भेजने और लेने की रीति है। आप ईंट मंगाते हो तो भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? विक्रेता की। आप जाकर उसे पैसा दे आते हो और वो बाकायदा बताता है कि भट्टे पर ईंट की कीमत ये और आपके घर पहुंचती हुई ये, ठीक है ना। यदि आप अपने घर पर पहुंचती हुई ईंट चाहते हो तो फिर कीमत ये है, और अगर आप भट्टे पर ईंट चाहते हो तो ये, ठीक है। व्यापारी किसान का जो शोषण करता है वो कैसे करता है? किसान की मजबूरी है, उसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इस मजबूरी का फायदा विक्रेता उठाता है। विक्रेता कह रहे हैं, व्यापारी उठाता है। उसे तो अभी रोटी चाहिए, उसे तो अभी कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाना है, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी चीजों को सुरक्षित रोक सके। उसे तत्काल बिक्री करनी पड़ेगी। हर चीज, ठीक है। कोई चीज जब उसका सीजन होगा तो बहुतायत में होगी, सस्ती होगी, और जब उसका सीजन नहीं होगा तो महंगी होगी। सामान्य बात है। लेकिन किसान के पास क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी फसल को, अपने उत्पादन को उस समय तक के लिए कि जब वो महंगा बिकेगा, ठीक है, यानी जब मौसम नहीं होगा उन चीजों का, तब बेचकर अधिकतम लाभ अपनी चीज का ले पाए, ये उसको क्षमता ही नहीं। क्योंकि उसके लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा, और सुरक्षित रखने के लिए पैसे चाहिए जो आज के खर्चे मीट आउट हो। जब तक आज के खर्चे मीट आउट करने के बाद पैसे नहीं तो हम सुरक्षित कैसे रख लेंगे? रख ही नहीं पाएंगे। देखिए, महंगाई कुछ तो मूर्खों के कारण आती है और कुछ मजबूरी में आती है। जैसे आप देखेंगे भारतीय खान पान के सिस्टम में तो जो बरसात के महीने होते हैं इसमें सब्जी नहीं होती, सब्जी बाढ़ आ जाती है, और जो सब्जी का बरसात हो रही होती है तो सब्जी अगर है भी तो मार्केट नहीं पहुंच पाती। आज तो तब भी साधन हो गए, पीछे इस प्रकार के साधन नहीं होते थे। तो जो हमारे पूर्वजों ने खान पान का तौर तरीका विकसित किया था, वो इसीलिए विकसित किया था कि क्या होता था, आपका बरसात में ऐसी चीजें बनाई जाएंगी, ये कढ़ी बनेगी, करायल बनेगा, बरी बनेगी, ठीक है, ताकि सब्जी की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो चीज आ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो कुछ तो महंगाई मूर्खों के कारण होती है। अब आज आदमी को जब महंगी चीजें तभी खानी है, उससे पहले नहीं खाएंगे। लेकिन कुछ विवशता में भी महंगाई होती है। विवशता की महंगाई कैसे? किसान रोक नहीं पा रहा अपनी चीज को, उसको क्षमता ही नहीं। व्यापारी पहुंचा और उसने कहा कि खेत यहीं, बस तुम यहीं बताओ तुम्हारी फसल की क्या कीमत है, तुम्हें मंडी जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद मंडी जाने के भी पैसे नहीं है। भाई मंडी जाने के लिए तो ट्राली चाहिए, कैसे जाएगा मंडी? उन्होंने कहा यहीं बताओ क्या चाहिए। मंडी में अगर बेचे तो 10 रुपए और यहां 8 और 7 ही रुपए, ठीक है। उसकी लागत 5 रुपए है। व्यापारी करे 5 ही रुपए तो तुम्हारी लागत है 6 ले लो, 7 ले लो, और या भैया हम ले ही नहीं रहे, तुम अपनी मंडी पहुंचा लो, वहां बेच लो। इसके बाद तो क्षमता ही नहीं, करे क्या? व्यापारी ने वो सब उसका वही खरीद लिया, वही खेत पे। अब मालिक कौन हो गया? व्यापारी। व्यापारी के पास बहुत सामर्थ्य है, उसने चीज को सुरक्षित रख लिया, उसका पैसे तो ही हैं। तो किसान जिसके पास खेत भी है, मेहनत भी जिसने की है, उसको तो मिले 7 रुपए पर किलो,
और व्यापारी अपने पैसों का लाभ उठा रहा है, अपने पैसों का लाभ उठा रहा है, अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर रहा है, उस चीज को सुरक्षित रख लिया। जब सीजन नहीं है तब उस चीज को बेचा। हम ये नहीं कर रहे ब्लैक मार्केटिंग की उसमें, तो हम ये नहीं कर रहे। और वैसे तो ब्लैक मार्केटिंग भी करते हैं अधिकांश, नहीं आप खरीद के रख लिया, अब जब भाई मेरे पास, तो फिर आप जिस रेट बेचेंगे उस रेट बिकेगा। लेकिन उसमें सरकार आड़े आ जाती है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और ऐसे अधिनियम बना रखे हैं, वो तुरंत ही ऑर्डर लागू करेंगे, तुम्हारे बेत मारेंगे, छीन लेंगे, कहेंगे ना हम कीमत तय करेंगे, तुमने 7 में खरीदी 7.5 में बेचो, ठीक है, 7.5 से 1 रुपया ऊपर नहीं बिकेगा, बेचे तो डंडे मारेंगे तुम्हारे, और तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, सीमा तय कर देंगे। वो जैसे अभी उन्होंने तय किया था कि 20 लीटर 25 लीटर तेल से ज्यादा नहीं रखोगे अपने पास, ताकि कालाबाजारी ये न हो। तो सरकार बीच में आ जाती है, हम कहते हो नहीं, तब भी तो हम इंतजार करेंगे। जब सीजन नहीं होगा उस चीज का, तो वही 7 रुपए पर केजी की चीज 10 रुपए पर केजी में हम बेचेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कीमतें, ठीक है, एक स्थान पर कुछ हो सकती है और पहुंचते हुए कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो करार दो लोगों में हुआ, दो लोगों में हुआ, कीमत तय हो गई, लेकिन पहुंचते हुए कीमत तय नहीं हुई, और यह भी तय नहीं हुआ कि पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर होगी। क्रेता के स्थान पर क्रय की गई वस्तु को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। यानी कुछ बातें तय हो गई, कुछ छूट गई। तो छूटी हुई बातों के आधार पर क्या करार को अनिश्चित मान लिया जाए, सवाल यह उठता है, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हर संविदा पर लागू होंगे। तो जो छूट गई वस्तुएं, क्या उनके बारे में छूटने के कारण यह मान लिया जाए कि करार अनिश्चित हो चुका है, और करार अनिश्चितता के कारण शून्य किए जाने योग्य है, क्या यह माना जाए? तो फिर संविदा विधि की जो मूल भावना है उसी के अनुसार काम किया जाएगा, और उसी के अनुसार काम करने पर क्या होगा, यद्यपि कुछ बातें छूट गई, लेकिन अगर मोटी मोटी बातें तय हो गई, तो न्यायालयों ने यह कहा है कि संविदा पूर्ण मानी जाएगी, उसमें अनिश्चितता नहीं मानी जाएगी, ठीक है। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं बात के। एक दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है कि बस इतनी सी गलती पाओ और शून्य कर दो, ठीक है ना। और एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि जहां तक संभव हो शून्य मत करो, जब मजबूरी आ जाए तभी शून्य करो। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं संविदाओं के प्रति, और ये दो दृष्टिकोण हर काम के प्रति हो सकते हैं, ठीक है ना। जिंदगी में कोई काम करो, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि मजबूरी हो तब क्लास छोड़ो, और एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि बस कैसे भी एक बहाना मिले और क्लास छोड़ दो, ये भी हो सकता। बोले हमारे फोन में डेटा खत्म हो गया, तो घर में अन्य फोन भी थे, ठीक है ना। अगर कोई ललक होती तो आपने हॉटस्पॉट से शेयर कर लिया होता डेटा, ठीक है, अपना फोन चला लिया होता आपने, लेकिन आप तो बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए फट से आपने बंद कर दिया। तो दो दृष्टिकोण हो सकते हैं संविदा विधि के में। दूसरे दृष्टिकोण को मान्यता दी गई कि कैसे भी संविदा को बचाओ। तो इसलिए न्यायालय ने निश्चित किया है कि अगर मुख्य मुख्य बातें, जैसे भूमि विक्रय की संविदा है, उनका कि यह तय हो गया कि विक्रय के लिए प्रस्थापित भूमि कौन सी है, यानी उसकी सीमाएं बता दी गई कि पूर्व में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, संविदा में आ गया है। यही नहीं आया तब दिक्कत है भाई,
और यह भी नहीं आया लेकिन विक्रेता के पास एक ही भूमि है, तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह भी तय हो गया, कीमत कितनी होगी यह भी तय हो गया। यानी मोटी मोटी बातें तय हो गई, कुछ माइन्यूट बातें छूट गई। तो उन्होंने कहा कि माइन्यूट बातें जो संबंधित संविदा की गई है उस प्रकार की संविदाओं को करने की जो रीति रही है उसके मुताबिक भी तय हो जाएगी। इसी बात को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पुराने की बात कर रहा हूं, सेक्शन 91, 92, सेक्शन 92 का छठा अपवाद था, संभवतः छठा हो या सातवां हो, जितना मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट, वहां 6-7 अपवाद दिए हैं सेक्शन 92 के, उसमें भी मान्यता मिली है। उसमें उन्होंने कहा है कि संविदा के निबंधन, सेक्शन 91 कहता है यदि कोई संपत्ति अंतरित की गई है या कोई संविदा लिखित रूप से की गई है, चाहे विधि की आवश्यकता के मुताबिक और चाहे विधि की आवश्यकता के बिना। कई बार तो संविदाओं का लिखित रूप से किया जाना विधि आवश्यक बताती है, और कई बार संविदाएं लिखित रूप से करना विधि आवश्यक नहीं बताती, तो भी पक्षकार संविदा को लिखित रूप से करते हैं। तो सेक्शन 91 वही बात कहता है कि संपत्ति के अंतरण के निबंधन या कोई संविदा जो कि लेखबद्ध कर ली गई है विधि की अपेक्षा के अनुसार या विधि की अपेक्षा के बिना, यदि उन संपत्ति के अंतरण के निबंधनों को या उस संविदा के निबंधनों को कभी साबित करने की जरूरत पड़े तो उसे उसी दस्तावेज के आधार पर साबित किया जाएगा जो दस्तावेज संपत्ति के अंतरण के निबंधन या संविदा के निबंधनों को लिखने के लिए उपयोग किया गया है। उसी दस्तावेज को, यानी जहां वो लिखी है वही प्रस्तुत किया जाएगा। उस संविदा को मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 91 में लिखा। तुम मौखिक बताओ कि यह संविदा हम लोगों के बीच हुई, नहीं, आपको वही लिखित संविदा प्रस्तुत करनी होगी। और चूंकि जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है वहां मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन कर दिया जाता है। कारण यह है कि दस्तावेजी साक्ष्य में रद्दोबदल लगभग असंभव है, जबकि मौखिक साक्ष्य में रद्दोबदल हो ही जाता है, तुम न चाहो तो भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपनी ही बात दोहराने से बदल जाती है। और साक्ष्य का नियम के सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। और इस नियम के जब उदाहरण दिए जाते हैं तो 91, 92 का भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी इस नियम का प्रतिपादन हुआ है और कहा जाता है कि आप वही प्रस्तुत करेंगे, और या फिर आप मौखिक साक्ष्य केवल तब संविदाओं के निबंधनों के बारे में दे पाएंगे जब पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 65 के मुताबिक तुम उसका द्वितीय साक्ष्य देने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञा प्राप्त हो, तभी, अन्यथा नहीं। और अगला सेक्शन 92 कहता है कि आपने लिखित रूप में कोई संविदा की तो ऐसी किसी मौखिक संविदा का साक्ष्य आप मौखिक रूप से, ऐसी मौखिक संविदा का नहीं, ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य आप नहीं देंगे। ठीक है, अगर संविदा लिखित रूप में की गई और उस लिखित रूप में की गई संविदा के निबंधन सेक्शन 91 की अपेक्षा के मुताबिक साबित कर दिए गए, यानी आपने वो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है, तो ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जो उस लिखित संविदा के निबंधनों में फेरफार करता हो, उन्हें बदलता हो। अर्थात तुम ये मौखिक साक्ष्य देना शुरू कर दो, ये लिखित संविदा हुई तो थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने मौखिक संविदा कर ली थी कि ये लिखित संविदा लागू नहीं होगी, ये साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। फिर इसके अपवाद दिए हैं कि कई बार ऐसा साक्ष्य दिया भी जाएगा, ठीक है, कि मौखिक लिखित संविदा नो डाउट ये हुई थी, लेकिन मौखिक रूप से ये बात भी तय हुई थी, ठीक है ना।
तो मौखिक साक्ष्य कब कब दिया जा सकता है, वो 6-7 अपवाद वहां बताए गए हैं। तो उनमें जो लास्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यापार की रूढ़ी है, ठीक है ना, तो उस रूढ़ी से संबंधित बातें संविदा में न लिखी हो, फिर भी ये माना जाएगा मानो वे संविदा में लिखी हैं और उनका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, तो व्यापार के लिए संविदा की गई और जिस व्यापार के अंतर्गत संविदा हुई है उस व्यापार की रूढ़ी यह है कि विक्रेता ही क्रेता के घर पर विक्रीत माल को भिजवाता है अपने खर्चे पर। ठीक है, ये परंपरा है उस व्यापार की, लेकिन परंपराओं को मान्यता मिले जरूरी नहीं, बस समय के मुताबिक मिलती है। मानो क्रेता को उस चीज की इतनी जरूरत थी, मानिए उस चीज की क्रेता को इतनी जरूरत थी कि व्यापार की रूढ़ी होते हुए भी वो अपने ही खर्चे पर उसे ले जाने को तैयार हो गया, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो कहने का अर्थ है कि अगर छोटी मोटी बातें तय नहीं भी हुई थी तो भी करार में कोई अनिश्चितता नहीं मानी जाएगी। उन छोटी मोटी बातों को साक्ष्य के आधार पर तय करके और करार विधिमान्य माना जाएगा और ऐसे करार को न्यायालय प्रवर्तित कराएंगे, न कि उन्हें शून्य करेंगे। ठीक है ना, अगर कोई पक्षकार उस करार से मुक्ति चाहेगा इस आधार पर सेक्शन 29 का सहारा लेकर कि करार अनिश्चित था क्योंकि उसमें अमुक बातें तय नहीं थी, तो उन्हें तय करने का प्रयास किया जाएगा, न कि करार को अनिश्चितता के कारण शून्य किया जाएगा। इस बात का समर्थन एविडेंस एक्ट सेक्शन 92 के जो एक्सेप्शंस हैं उनमें वर्णित बातों से भी मिलता है। ठीक है ना, ठीक है, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, लेकिन अनिश्चितता होनी चाहिए। जब तक नहीं है तब तक कोई शून्य होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए इसका एक्सेप्शन, वो दृष्टांत कहता है खाकों का 100 टन तेल बेचने का करार करता है। इसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। कौन सा तेल? मानिए हम सप्लायर भी हैं, आपने हमसे कह दिया 100 टन तेल सप्लाई कर दो, कौन सा तेल सप्लाई कर दें? हमने कल भी कहा था एडिबल ऑयल, ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला ऑयल, कौन सा? लगाने का, जलाने का, खाने का, कौन सा? शून्य है। लेकिन कहता खाकों का विनिर्दिष्ट वर्णन का 100 टन तेल बेचने का करार करता है जो एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात है। यहां कोई अनिश्चितता नहीं जिससे करार शून्य हो जाए। अगर आप ऐसे तेल को खरीदने का करार करेंगे जो वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात नहीं है तो भी शून्य है। जैसे ट्रांसफार्मर में भी तेल पड़ता है तो उसको ठंडा रखने के लिए, लेकिन वो वाणिज्यिक वस्तु के रूप में अभिज्ञात नहीं है, इसलिए तब भी शून्य है। ठीक है, वाणिज्यिक रूप में वस्तु के रूप में जो तेल अभिज्ञात है उसका आपने वर्णन भी क्लियरली कर दिया तो फिर काहे शून्य? तब तो ठीक है ये। ठीक है, आगे कहता है का जो केवल नारियल के तेल का व्यवसाय है, केवल नारियल के तेल का, खाको 100 टन तेल बेचने का करार करता है। काके व्यापार की प्रकृति है, इन शब्दों का अर्थ उपदर्शित करती है कि काने 100 टन नारियल के तेल के विक्रय के लिए संविदा की है। भाई जब हम नारियल तेल ही बेचते हैं तो हम किसी से संविदा कर रहे हैं कि 100 टन तेल हम तुम्हें बेच देंगे, तो जाहिर सी बात है हम नारियल का ही तेल बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी हालांकि संभव ये भी है कि हम किसी और तेल को बेचने की बात कर रहे हैं, हम कहीं से खरीदेंगे तो बेच देंगे, कोई प्रतिबंध थोड़ी लगा। और आप ये कहो कि नहीं साहब अनिश्चितता कारण शून्य है क्योंकि हम लोगों में तय ये हुआ था कि आंवले का तेल ये खरीद कर हमें बेच देंगे 100 टन,
इसलिए अनिश्चितता के कारण शून्य है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम ये समझे कि नारियल के तेल बेचने की बात है, वो कह रहा ना तय ये हुआ था नारियल के तेल, तो उसकी बात ज्यादा प्रभावी होगी। ठीक है, क्योंकि इस करार में कोई अनिश्चितता नहीं, उसके तेल के व्यापार की प्रकृति ये स्पष्ट कर रही है कि इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है और वो पूरी तरह विधिमान्य माना जाएगा। आगे कहता है का रामनगर में मेरे धान्य भंडार का सारा धान्य खाको बेचने का करार करता है, यहां कोई अनिश्चितता नहीं है, जितने करार शून्य हो जाए। हाँ, रामनगर में उसके 5 धान्य भंडार हो, धान्य भंडार यानी गोदाम, ठीक है, उसके 5 तब शून्य है। ठीक, 5 है ही नहीं, एक ही है, कोई अवैधता नहीं, कोई, ठीक है, सारा नापा नहीं गया है, ठीक है, मीजरमेंट नहीं दिया है, आपको मीजरमेंट न देने के कारण शून्य है। 100 कुंटल 200 कुंटल कितना, बात ही नहीं मानी जाएगी, कुछ जगह सारा रामनगर, तो अनिश्चितता कहां है? 100 कुंटल हो 200 कुंटल हो, जितना हो सब टोटल। ठीक है, तो आगे कहता है खाको गा द्वारा नियत की जाने वाली कीमत पर 1000 मन चावल। गा द्वारा कीमत नियत नहीं की गई है अभी, आप ये कहो अनिश्चित है, ये करार नहीं है अनिश्चित, क्योंकि ये तो तय हुआ कि गा जो कीमत नियत करेगा, ठीक है, उस पर 1000 मन चावल बेचने का करार का ने किया है। कीमत निश्चित की जा सकती है, इसलिए यहां पर कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। हाँ, गा कीमत निश्चित करने से इनकार कर दे तब शून्य होगा। ठीक है, वो कहते हम निश्चित ही नहीं करेंगे, और पक्षकार फिर इस करार का पालन कराना चाहे, दूसरे पक्ष, एक पक्षकार द्वारा तय की, या तो दोनों मिलकर कोई और कीमत तय कर लें, ठीक, और अगर ऐसा नहीं होता फिर यह करार शून्य हो गया, नए सिरे से करार पर वार्ता करनी होगी, क्योंकि ने मना कर दिया। लेकिन फिलहाल कोई अनिश्चितता नहीं है, यह पूरी तरह विधिमान्य है। कहता खाको का मेरा सफेद घोड़ा 500 रुपए या 1000 रुपए के लिए बेचने का करार, ठीक है, करता है, यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं कि कौन सा प्रतिफल दिया जाना है, इसलिए यह शून्य है। तो 29 करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, इसकी बात कर। अब 30 कहता है पंद्यम के तौर के करार शून्य है। ठीक है, केवल यह नहीं कहा कि पंद्यम करार शून्य है, यह नहीं कहा, पंद्यम के तौर के करार शून्य है, ये बिल्कुल ज्यादा बड़ी बात हो गई। ठीक है, तुम्हारे जैसे बदतमीज लोग, बात बड़ी हो गई, तुम आने के लिए प्रतिबंधित हो अमुक कार्यक्रम में, छोटी बात है, तुम्हारे जैसे लोग आने से प्रतिबंधित हैं इस कार्यक्रम में, बात बड़ी हो गई। अब तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे जितने, कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो पंद्यम करार शून्य है, एक बात हुई, पंद्यम के तौर के करार शून्य है, ज्यादा बड़ी बात हुई। न्यायालय सिविल सूट, ठीक है, सुन सकेगा, यह सिविल न्यायालय सिविल वाद कारण पर संज्ञान कर सकेगा, छोटी बात है। न्यायालय सिविल प्रकृति के वादों पर संज्ञान कर सकेगा, बड़ी बात है। ठीक है, सिविल नेचर, सिविल प्रकृति, सिविल प्रकृति का वाद मीनिंग देर बाई, उस वाद में जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वे सब सिविल सूट या सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने योग्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस वाद में जो मुख्य प्रश्न है वो ऐसा है
जो सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जा सकने योग्य है। यद्यपि उस मुख्य प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर दिया जाना जरूरी है, यानी कुछ अन्य प्रश्न निर्धारित किए जाने जरूरी हैं, और उन अन्य प्रश्नों का उत्तर देना या उनका निर्धारण करना सिविल न्यायालय के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस वाद कारण की प्रकृति सिविल है, क्योंकि इसमें मुख्य प्रश्न सिविल नेचर है। यह कहा जाता है कि वो एक गुस्सेबाज लेकिन बढ़िया आदमी है। एक अवगुण है, गुस्सा आता है, तेज आता है, उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया आदमी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बढ़िया। तो प्रकृति जब बात की जाएगी तो बात हमेशा बड़ी हो जाएगी, और पर्टिकुलरली हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो बात छोटी हो जाती है। पंद्यम के तौर के करार शून्य है। पहली बात तो उसने यही नहीं बताया कि पंद्यम करार कौन सा होता है, सबसे पहले तो यही नहीं बताया। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड in the Contract Act that what is the agreement of wages. उसने ये कहा agreements by way of waiver void, ठीक है ना। पंद्यम के तौर के करार शून्य है। तो बताए तो पंद्यम करार कौन सा होता है, डेफिनेशन देखें जरा। कहता पंद्यम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई बात नहीं लाया जाएगा। यानी आप पूरा सेक्शन पढ़ लो, कहीं भी उसने ये नहीं बताया कि पंद्यम के तौर का करार होता कौन सा है, ठीक है। पंद्यम के तौर का करार कौन सा है, अर्थात पंद्यम करार कौन सा है, सबसे पहले तो यही नहीं बताया। फिर पंद्यम के तौर का करार तो तब पता लगे जब पहले ये तो पता लगे कि पंद्यम करार कौन सा है। आई आदमी किसे कहते हैं ये तो पता लगे, फिर हम ये पता कर पाएंगे कि आदमी के तौर का जानवर कौन सा है। आदमी कौन है ये तो पता लगे। एक बार पता लग गया कि आदमी बोलता है, ये उसकी उसमें बोलने की क्षमता होती है, तो फिर आदमी के तौर का पक्षी तोता है, क्योंकि वो भी बोल लेता है, कुछ तो बोल ही लेता है। मुख्य बात तो पहले पता लगे, उसको पहले यही नहीं बताया पंद्यम करार कौन सा होता है। और जहां कानून मौन है वही न्यायालय की निर्वचन की भूमिका ये शुरू होती है, ठीक है ना। जो नहीं है कानून में उसी को आधिकारिक तौर पर बताने की जो ताकत है वो किसमें, कोर्ट में, क्योंकि विधियों का अर्थान्वयन ये न्यायालय करेगा, विधियों का अधिनियमन ये विधायिका करेगी। विधायिका ये नहीं बताएगी कि उसने जो कुछ अधिनियमित किया उसका अर्थ क्या है, ये नहीं बताएगी, ये कभी नहीं बताएगी। जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 21 पढ़ते ना, कहता विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति की प्राणोदय स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। तो विधायिका यह नहीं बताएगी कि विधि इस शब्द से मतलब क्या है, क्योंकि जब हम लोगों ने अनुच्छेद 21 पर बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि लॉ यानी विधि ये दो प्रकार की है, इसकी दो श्रेणियां हैं, इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक लेक्स की कैटेगरी है और एक जस की कैटेगरी है। यानी विधि लेक्स भी होती है और विधि जस्ट ये भी होती है। जस्ट कहां से आता है, जस्ट से, ठीक है। और जस्ट इसका अर्थ न्याय भी होता है, न्यायपूर्ण भी होता है, और जस्ट माने अभी भी होता है कि बस हम जस्ट निकलने वाले थे, बस हम निकलने ही वाले थे, ठीक है। तो यहां विधि जस्ट के सूरत की भी होती है। जस्ट के सूरत की मतलब
ऐसा भी माना जा सकता है कि जो विधि न्यायपूर्ण नहीं है वो विधि नहीं है। ठीक है, यह भी माना जा सकता है। हमने आपसे कहा था किसी भी चीज में कुछ अंतर्निहित होता है, और वो अंतर्निहित अगर उस चीज में नहीं है तो उस चीज को उस चीज के रूप में पुकारा नहीं जा सकता। हमने आपको उदाहरण दिया था कि अगर कोई मां किसी बच्चे का पालन पोषण, किसी बच्चे नहीं अपने बच्चे का पालन पोषण इस आशा से कर रही है कि वो बड़ा होकर उसके लिए सहारा बनेगा आदि आदि, तो वो मां नहीं आया हो सकती है, मां नहीं हो सकती। मां बच्चे का पालन अपने आनंद के लिए करती है। काम वो बेहतर होता है जो अपने आनंद के लिए किया जाए, वही काम संपूर्ण होता है। तुम पेंटिंग बनाते हो रोजी रोटी के लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कभी भी पिकासो नहीं हो सकते, ठीक है, कभी लियोनार्डो दा विंसी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने आनंद के लिए चित्र बनाता है। और जब वो जो चित्र बना के रखेगा उसमें जो खूबसूरती आएगी वो तुम्हारे कभी आ ही नहीं सकती। जब आप चीज अपने आनंद के लिए करते हैं मजा आता है, बस इसलिए। ठीक है, कहते हैं जगत ब्रह्म ने अपने आनंद के लिए बनाया है, उसको तो परेशान करने के लिए नहीं बनाया, ये उसका आनंद है। ठीक है, कि जगत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसीलिए हमने सारे भगवानों को मुस्कुराते हुए बनाया है, रोते हुए किसी को नहीं बनाया। जो उनके चित्र बनते हैं वो हंसते हुए बनते हैं, मुस्कुराते हुए बनते हैं, क्योंकि आनंद के लिए उन्होंने जगत की रचना की है, ऐसे मानते हैं। सब कुछ जो आनंद के लिए आप करेंगे वही ठीक होता है। अगर आपने कुछ भी आनंद के लिए नहीं किया तो ठीक नहीं हो सकता। प्रत्येक चीज किसी आधारभूत विशेषता के कारण उस चीज के रूप में कैटेगराइज होती है, और उसमें वो चीज नहीं है तो उसे वो चीज कहा ही नहीं जा सकता। जिस चीज के रूप में उसे जाना गया है, ठीक है ना। तो विधाई का इसने जो विधि बनाई ये जस की सूरत की भी हो सकती है, लक्ष्य की सूरत की भी हो सकती है। और अगर एक अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि विधि विधि है ही नहीं अगर वो जस के सूरत की नहीं है, क्योंकि अगर विधि न्यायपूर्ण नहीं है तो फिर उसके होने का अर्थ ही क्या है। विधि अन्यायपूर्ण नहीं हो सकती, मां ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बच्चे का पालन पोषण किसी अपेक्षा से करे। चित्रकार नहीं हो सकता यदि वो किसी अपेक्षा से चित्र बनाता है, वो चित्रकार नहीं है। लेखक नहीं हो सकता यदि वो किसी अपेक्षा से लिखता है। इसीलिए रामचरितमानस ने जो स्थान ग्रहण किया वो स्थान तो मैथिली शरण गुप्त की साकेत भी नहीं ले पाई। ये रामधारी सिंह दिनकर और फलाने ढिमाके कोई नहीं ले सके वो स्थान, क्योंकि वो उन्होंने अपने आनंद के लिए लिखी है। इन्होंने कुछ भी हो कम से कम इस आकांक्षा के साथ जरूर लिखी है कि हमें कोई प्रतिष्ठा ही मिल जाए, चार लोग ताली ही बजा दें, चार लोग यही कह दें कि बहुत अच्छा। इस अपेक्षा, ये भी अपेक्षा है। इसलिए इनकी चीजों में वो बात नहीं है जो रामचरितमानस में है। ठीक है, जब देखिए कभी भी वही बात कहता है और ऋषि भी वही बात कहता है। हमने आपको कई बार उदाहरण दिया कि गालिब को सुनो, किसी को सुनो तो बात वही कह रहे हैं वो भी। ठीक है, दैरो हरम में रहने वालों मैखारों में फूट न डालो, ऐसे करके उनका यहां मैखार से मतलब उनका भक्तजन है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखें तो बात कवि भी वही कहता है और ऋषि भी वही कहता है, लेकिन ऋषि आनंद के लिए कहता है और कवि तालियों के लिए कहता है। इतने कवि दो कौड़ी की भी पूछ नहीं होती और ऋषि हजारों साल पहले हुए, उनके नाम आज भी हम जानते हैं। तो अपेक्षा इससे कोई काम किया जाएगा तो वो उस ऊंचाई को कभी नहीं पाता। ठीक है, जो ऊंचाई उस काम से प्राप्त की जा सकती है। तो आप देखेंगे कि कानून दो रूपों में हो सकता है, एक जस का स्वरूप है और एक लेक्स का। लेक्स का मतलब क्या हुआ कि विधि जिस तरीके से बनाई जाती है उस तरीके से यह बना दी गई, इसलिए विधि। संसद के दोनों सदनों ने पास किया, राष्ट्रपति ने अनुमति दी है, जिसे भी दे दी जाए वो विधि हो जाएगी। तो न्यायपूर्ण है अन्यायपूर्ण है इससे मतलब नहीं है, दोनों सूरतें हो सकती हैं कानून की। तो प्रश्न सबसे पहले यही उठा था किसमें, एक गोपालन में, कि विधि शब्द जो प्रयुक्त हुआ है अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है, लेक्स या जस? और वहां उत्तर आया था लेक्स है, इसका अर्थ जस नहीं है या अधिनियमित विधि ये समझा जाएगा। मेनका गांधी में यह कहा कि नहीं, विधि शब्द का अर्थ वहां जस है, लेक्स नहीं। बहुत फर्क आया है। तो एक शब्द के अर्थ क्या है कानून में, यह बताने का काम न्यायालय का है। क्यों है? जिस विधायिका ने विधि बनाई है वो विधायिका हर 5 साल में बदल जाती है। ठीक है, और व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। संस्था के तौर पर विधायिका सतत है, लगातार है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन जिनसे मिलकर होता है वो लोग तो मरण धर्मा है, मर भी जाएंगे, हो सकता है चुने ना जाएं। ये तो न्यायालय ये बताएगा, ठीक है, कि विधि में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है। तो यहां का पंद्यम के तौर के करार शून्य है, पंद्यम भी बताया नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट व्हाट इज द एग्रीमेंट बाय बेसिस। ठीक है ना, पंद्यम के तौर का करार है कौन सा, या पंद्यम के तौर का तो छोड़ें, पंद्यम करार कौन सा है सबसे पहले यह तय करें। तो घेरूलाल वर्सेस महादेव प्रसाद, ठीक है, इट इज द केस इन विच आवर सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पंद्यम करार कौन सा होता है। तो पंद्यम करार वो करार है जिसे आमतौर पर आप जुए में किया गया करार, क्योंकि जुआ जब आप खेलते हैं तब भी तो करार ही करते हैं कि ऐसा हो गया, गुलाम आया तो इतने पैसे हमारी ओर, आप कहते बादशाह आएगा, हम कहते गुलाम आएगा। ठीक है, मेरी बात सही तो इतने पैसे, तुम्हारी बात सही तो इतने। ठीक है, यही तो होता है। तो आम बोलचाल की भाषा में जिसे आप जुए के लिए किया गया करार कहते हैं उसी को पंद्यम करार कहा जाता है। ये महादेव प्रसाद वर्सेस घेरूलाल, इसमें घेरूलाल वर्सेस महादेव प्रसाद इसमें डिसाइड हुआ। लेकिन अब हमें यह देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये तो नहीं लिख सकते एग्जाम में, ये एग्जाम तो छोड़ो, मंगल ग्रह से आया हुआ व्यक्ति वो ये पढ़ रहा है कि पंद्यम करार शून्य होता है। वो कहता पंद्यम क्या है, क्या बताओगे, क्या समझाओगे, तुम कहोगे जुआ के लिए जो करार किया जाए, वो कहता जुआ क्या होता है, जुआ तो बालों में है, हम क्या समझे। तो आपको ऑब्जेक्टिवली उसे बताना पड़ेगा कि पंद्यम करार कौन सा होता है, और ऑब्जेक्टिव तरीके से बताना ही हेडिंग डाल के लिखना ये कहा जाता है। आप जब हेडिंग डालते हो कि विभिन्न हेडिंग्स, तो वो ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को बताना ही है। तो जरा जुए के करार पर ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या होता है कि जुए के करार में जो कुछ करने का या जो कुछ होने का करार किया जाता, अर्थात वो घटना जिसके घटित होने पर
उस करार को प्रवर्तित कराया जाएगा पक्षकारों के द्वारा। वो घटना अनिश्चित घटना होती है, ठीक है, वो घटना अनिश्चित होती है। देखिए, घटना के घटने का समय अनिश्चित है एक बात, और घटना अनिश्चित है दूसरी बात। ये अंतर हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे तब महत्वपूर्ण होगा। वहां घटना के घटित होने के समय की अनिश्चितता के आधार पर अगर कोई हित सृजित किया जाएगा तो वो निहित हित होगा। निहित हित, निहित हित क्या होता है इस समय हम नहीं बताएंगे, वो टीपीए में है, ठीक है, लेकिन मोटा समझें कि घटना के घटित होने का समय अनिश्चित है और उस घटना के घटित होने के आधार पर कोई हित सृजित किया गया। हित कैसा है? निहित। और घटना का घटित होना ही अनिश्चित है, और उस घटना के घटित होने पर कोई हित सृष्ट किया गया है। हित की प्रकृति कैसी? समाश्रित। समाश्रित हित कौन सा होता है ये भी अभी नहीं बताएंगे, ये भी टीपीए की बात है। हर आदमी मरेगा, लेकिन कब मरेगा ये तय नहीं है। घटना के घटित होने का समय अनिश्चित, ठीक है, किंतु घटना का घटित होना निश्चित। और एएलएलबी पास होगा तो ऐसा होगा, घटना ही अनिश्चित है। हो सकता है वो एलएलबी में पढ़ एडमिशन ही ना ले, एडमिशन ले तो कोरोना आ जाए, उस साल पास ना हो, आगे हो जाए, ठीक है, एग्जाम में भाग ले बुक हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। जरूरी है कि बुक नहीं होगा, न पास हुआ न फेल, बुक हो गए, एक तीसरी स्थिति आ गई, तो सब कुछ अनिश्चित है। तो घटना का घटित होना निश्चित, किंतु समय तय नहीं है। इस पर निहित हित और वैसे समाश्रित। जो पंद्यम का करार होता है इसमें घटना जिस पर करार का घटित होना आश्रित होता है ये पूर्ण अनिश्चित होती है, पूर्ण अनिश्चित। अगला पत्ता अगर गुलाम आया तो गुलाम आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, पूर्ण अनिश्चित है। पंद्यम करार की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पंद्यम के करार की विशेषता यह होती कि यह करार जिस घटना के घटित होने पर प्रवर्तित होना है वो पूरी तरह अनिश्चित होती है, ठीक है। दूसरा, इस करार में फायदे की स्थिति में जो पक्षकार आएगा, अर्थात जो पक्षकार जीतेगा, जो फायदे में की स्थिति में आएगा उसे जीता हुआ पक्षकार कहते हैं, और जो नुकसान की स्थिति में होता है वो हारा हुआ पक्षकार कहलाता है, ठीक है। तो जो जीता हुआ पक्षकार होगा पंद्यम करार में, वो अपनी जीत के परिणाम स्वरूप जो कुछ पाएगा वो सब कुछ हारे हुए पक्षकार के पास से जाएगा। ये दूसरी विशेषता होती है उसकी। इसी आधार पर या तो घेरूलाल वर्सेस महादेव प्रसाद में या किसी अन्य वाद में जिसमें दो पहलवानों को कुश्ती लड़ना था, ठीक है, यह तय हुआ था कि दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, उसमें जीतने वाले को 1100 रुपए और हारने वाले को 500 रुपए या ऐसे कुछ तय हुआ था। और जीतने वाले को जो रकम दी जानी थी वो टिकट की बिक्री से दी जानी थी, टिकट की बिक्री से। ये कहा गया है पंद्यम करार है, न्यायालय ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंद्यम करार में क्या होता है, सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है, जीत अनिश्चित है, कोई भी जीत सकता है, ठीक है, लेकिन जीतने वाले पक्षकार को जो मिलेगा अपनी जीत के फलस्वरूप वो हारने वाले से नहीं मिल रहा, टिकट की बिक्री से मिल रहा है, टिकट की बिक्री से। दैट इज वाई ये पंद्यम करार नहीं है। और पंद्यम करार होता तो स्थिति क्या होती कि जीतने वाले पक्षकार को जब इनाम नहीं दिया गया और वो मुकदमा लाया तो मुकदमा निरस्त हो जाता, क्योंकि पंद्यम के तौर का करार शून्य है, कोई करार हुआ ही नहीं था। जीतने वाले को दिया जाता गिल्ली डंडा खेलो तो कुछ नहीं मिलेगा,
लेकिन चूंकि ये पंद्यम करार नहीं है तो वो छाती पर चढ़ के ले लेगा जो देने का आपने उससे वायदा किया। ठीक है, तो पंद्यम करार में न सिर्फ घटना निश्चित बल्कि जीतने वाले पक्षकार को जो मिलेगा वो हारने वाले पक्षकार से ही मिलेगा। दूसरी उसकी विशेषता। तीसरा, उसमें जो पंद्यम करार होगा, तीसरा क्या होता है करार, हां, दोनों पक्षकार जीत और हार जिन्होंने प्राप्त की है, दोनों पक्षकार अपनी जीत और हार ये किस्मत से प्राप्त करते हैं, बाई चांस प्राप्त करते हैं। यानी कौशल का प्रयोग, स्किल का प्रयोग ये दोनों पक्षकारों में से कोई भी नहीं करता, कोई नहीं करता। जीतने वाले ने भी कुछ नहीं किया, अरे गुलाम आया तो इसमें इन्होंने क्या किया, वो तो आया और हारने वाले की भी कोई गलती नहीं आया तो नहीं आया। भाई जीतने वाला पक्षकार या हारने वाला पक्षकार कौशल का प्रयोग करे, जीतने वाला पक्षकार और हारने वाला पक्षकार दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं होती। ठीक है, स्किल का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए जो पहेली, वर्ग पहेली ये अखबारों में निकलती हैं कि जो जीतेगा उसे इतने रुपए इनाम, वो पंद्यम करार नहीं है। इसलिए क्योंकि उसमें जीतने वाला अपने स्किल, अपनी मेहनत, इससे जीतता है, इसलिए पंद्यम करार नहीं है। पंद्यम के तौर के करार में जो कोई जीतेगा उसका कोई रोल नहीं अपनी जीत और हार में। और चौथी बात कि इस पंद्यम करार में दोनों पक्षकारों का जीतने के अलावा कोई हित नहीं होता, जीतने के अलावा कोई हित नहीं होता। बीमे की संविदा से पंद्यम करार इसी आधार पर अलग किया जाता है। बीमे की संविदा में भी यही होता है कि अगर आग लग गई तो हम देंगे पैसा। संविदा अनिश्चित घटना पर है, लेकिन पंद्यम के तौर की संविदा नहीं है बीमे की संविदा। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इस संविदा में पक्षकारों का एक पर्टिकुलर हित होता है, उस हित की सुरक्षा के लिए वो बीमा करते हैं, बीमा करवाते हैं। हमने मकान का बीमा करा है, मकान रहे इसमें मेरी खुशी है, मेरा फायदा है। तो बीमे की संविदा में केवल प्रीमियम केवल बीमित धन प्राप्त करने की इच्छा मेरी नहीं है। लोगों ने अपने घरों के बीमे करा रखे हैं, लेकिन वो अपने घरों में आग नहीं लगा देते हैं। कुछ लगा भी देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। ऐसा नहीं होता कि बीमा कराओ और अपने घर में आग लगा दो। ठीक है, यानी बीमित धन उनकी आकांक्षा नहीं है, मकान की सुरक्षा यह उनकी आकांक्षा है। इसलिए यहां वो लाभ जो मिलेगा, ठीक है, उसके अतिरिक्त एक हित है जिसकी सुरक्षा के लिए बीमा हो रहा है। और पंद्यम संविदा में कोई हित नहीं है, केवल गुलाम आ जाएगा तो 2000 रुपए हम देंगे, अन्य कोई बात है ही नहीं। इट इज द डिफरेंस, ठीक है ना, जो बीमे की संविदा और पंद्यम करार में होता है। तो ये चार मुख्य अंतर हैं पंद्यम करार के। तो जिन भी करारों में ये चार बातें मिलेंगी वो अभिव्यक्त रूप से पंद्यम यानी जुआ खेलने के लिए किए गए करार हो या अभिव्यक्त रूप से जुआ खेलने के लिए न किए गए करार हो, उन्हें पंद्यम का करार ही माना जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे करार हो सकते हैं जो जुआ हम लोग खेल रहे ये कहकर न किए गए हों, किसी और नाम से किए गए हों, लेकिन इससे उनकी बेसिक प्रकृति, उनका बेसिक नेचर ये नहीं बदलता, वो रहता पंद्यम करार का ही है और पंद्यम के तौर के करार शून्य है।
ठीक है ना। शेष बात पंजिम करारों के बारे में अगले क्लास में करेंगे। देखें